आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले ये बाबा अंट शंट बयान देता है, हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कुंभ में 29 जनवरी को बम्पर तादाद में लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। भैया मैं जाने दो, भैया नहीं ना मैं जाने दो। प्रशासन के इंतजामात फेल हो जाते हैं। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। लोगों की भीड़ की लाइनें बनाने में बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो बैरिकेड्स टूट जाते हैं। लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद सेम बाबा का एक और बयान आता है कि लोग तो मरेंगे ही, लोग तो मरते ही हैं, इतना बड़ा देश है, कुंभ या नो कुंभ। और जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं है सिर्फ, उन्हें मोक्ष मिल गया है सीधा। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और उसके बाद जो अक्सर होता है, जब बयान की आलोचना होती है तो डिफॉल्ट मैकेनिज्म होता है साजिश का एंगल। हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते, शायद फ्यूचर का प्लान होगा। और फिर जब इस बयान की भी आलोचना होती है तब कहते हैं कि अब जहां है वहीं से नहाइए, अब पाप धोने का और मोक्ष का क्या, वो कैसे मिलेगा। भीड़ बहुत बढ़ गई है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो जहां है आप वहीं रहें। Yes, because no, 1 minute. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इन बाबा जी के हिसाब से कुंभ के मेले में जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। बहुत अच्छी बात है। बाबा जी की बात मानकर अपने पाप धोने और देशद्रोही का टैग अपने सर पर ना लगने देने के लिए ऐसा एस्टिमेट किया गया था 29 जनवरी को करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाने गए। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 करोड़, कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 10 करोड़ या और भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। पर इतनी भीड़ आने का परिणाम ये हुआ कि उस दिन अचानक भगदड़ मच गई, कुछ बैरिकेड्स टूट गए, ऐसा लोग बता रहे हैं। धक्का मुक्की करने लगे एक दूसरे को लोग, चारों तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार, और देखते ही देखते सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की जान चली गई और कई सारे सैकड़ों लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से क्राउड कंट्रोल बैरियर्स जो लोगों को लाइन में लगा कर रखते हैं, क्राउड को सेपरेट करके रखते हैं, वो बैरियर्स टूट गए थे, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ गए और कुछ को भागने तक का मौका नहीं मिला। और जब एक बार भीड़ चढ़ती है एक दूसरे पर तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब भीड़ क्यों पड़ी, उसके पीछे भी अलग अलग लोग अपनी अपनी अलग थ्योरियां बना रहे हैं। जनरली जो ऐसा लोग करते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि वीआईपी घाट अलग बनाए गए थे, नॉर्मल घाट अलग थे, और जो उस दिन वीवीआईपी आने वाले थे उन लोगों की सुरक्षा में ज्यादा लोग चले गए तो सुरक्षा के लिए लोग बचे नहीं और नॉर्मल लोगों को अलग से लाइन में लगना पड़ा और वही लाइन बेकाबू हो गई। तो हमारे देश में वीआईपी कल्चर क्या है और कैसे चलता है वो हम सभी को पता है अच्छे से, कि किस तरीके से वीआईपी या वीवीआईपीज के लिए रास्ते रोक दिए जाते हैं, लोगों को ठूंस दिया जाता है एक जगह पर जब तक वो ना निकले। तो ऐसा ही सेम इंसिडेंट भी वहां पर हुआ। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो वीवीआईपीज के आने की वजह से हुई या नॉर्मली बैरिकेड्स टूट गए थे क्राउड के बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से। हो सकता है दोनों ही केसेस हों, नोबडी नोज टिल नाउ। बहुत से लोग असमय मारे जाते हैं, 30 का तो सरकारी आंकड़ा है, कई लोग कह रहे हैं बहुत और भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्हें 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। ठीक है, वो अपनी मर्जी से आए, पर अपनी मर्जी से कोई मरने नहीं गया था, सिर्फ डुबकी लगाने गए थे वो। मतलब सरकार के पास, प्रशासन के पास कुंभ में कितने करोड़ लोग आए, 5 करोड़ या 10 करोड़,
ये गिनने का ठीक ठीक इंतजाम था। बट इस दर्दनाक घटना में कितने लोगों की मौत हुई, उसका एग्जैक्ट नंबर देना, इसका मैकेनिज्म सरकार के पास, प्रशासन के पास नहीं था। तो जो बाबा जी पहले कुंभ में ना आने वाले लोगों को देशद्रोही होने का टैग दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि जो कुंभ में आकर क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से, प्रशासन की कमी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से जो लोग असमय मारे गए, वो लोग मरे नहीं हैं, उन्हें सीधा मोक्ष मिल गया है। वो जन्म मरण के चक्र से छूट गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर उनकी मृत्यु हुई जो पवित्र है। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। आपको मोक्ष नहीं चाहिए तो उसमें मोक्ष में देरी कैसी? आइए आपकी तुरंत हेल्प करें। हम जैसे नास्तिक, नराधमी, राक्षस लोग नहीं, आप ही के संत समाज के लोग ही आपको मोक्ष दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, तत्पर बैठे हैं। आप हाँ तो कीजिए। ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया जो मर गए यहाँ पर, जिनके डेथ हुई। उनकी बातें ठीक नहीं है, हमें परिवार से संवेदना है, वो मोक्ष के ज्ञाता नहीं है। इस जगह पर मृत्यु से ही मोक्ष मिल जाता है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इन बाबा जी का ही नंबर आना चाहिए, इनको लेकर जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि मोक्ष तो इनको भी चाहिए होगा, इसीलिए ये सारे काम कर रहे हैं, इसीलिए इतनी भक्ति कर रहे हैं, इसलिए इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। प्रयागराज जो भी महाकुंभ में आए हो, भाग्यशाली जिंदाबाद, और जो नहीं आ रहे घर बैठे बयानबाजी कर रहे हैं, बेटा 25 रुपया के मटका में आओगे। क्या आप देख पा रहे हैं इस इंसान की अकड़ और घमंड को उनके बयानों से? ये अकड़ और घमंड कहाँ से आया? ये भक्तों की इतनी लंबी चौड़ी जो भीड़ इनके आसपास में घूमती रहती है, उसकी वजह से आया। जब इनको पता है कि मैं कुछ भी करूंगा उसका कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई परिणाम मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा, ये उसकी वजह से आया। और हम तैयार हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना है। मरना सबको है, पर कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है। क्यों? आपको मोक्ष नहीं चाहिए? और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों से है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके पंडाल में और तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चित्कारे मार रहे हैं। क्या इन लोगों के पास 1 ग्राम का भी भेजा नहीं बचा है? मतलब जो इंसान इतनी बड़ी बकवास कर रहा है उस पर फिर एक और बकवास स्टेटमेंट दे रहा है और देता जा रहा है, और लोग हैं कि हर बात पर वाह वाह, गोबर निकलेगा तो भी वाह वाह। मुझे कई बार लगता है कि सच में क्या हम किसी एक नए युग में चले गए हैं या अभी भी ये प्रेजेंट दौर ही है। समटाइम्स आई रियली वंडर कि मुझे सच में लगता है कि क्या किस दौर में हैं हम। हो सकता है इस वीडियो के बाद कई लोग कमेंट करें, गालियां दें, वो करते हैं और करते रहेंगे, गालियां देते हैं, गालियां देते रहेंगे, मदर सिस्टर करते रहेंगे, वो उनको करने दीजिए। बट अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, अगर आपको सच में फ़र्क पड़ता है, हालांकि आप कह सकते हैं कि आपके घर परिवार से तो कोई नहीं मरा, और आप मुझे भी एक चीज़ कह सकते हैं कि क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है, क्यों इतना बुरा लग रहा है, तुम्हारे घर परिवार से तो नहीं कोई मरा। तो पहली बात तो क्या तभी हमें बोलना होगा जब हमारे घर परिवार से कोई मरे? ये मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी कहा था आपसे, हर घटना पर, हर दुर्घटना पर इस तरह की हम बार बार वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर एक तरह से भौंक कर चुप हो जाते हैं। पर क्या अगर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर इस वीडियो से कुछ लोग भी अगर जागृत हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा? जो लोग समझेंगे, सोचेंगे अपने बारे में और इस तरह के लोगों को फॉलो करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, और शायद इन लोगों की फॉलोइंग अब कम होगी धीरे धीरे, शायद नहीं, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे देश में लोग बोलते जाएंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आई एम रियली अमेज्ड, और मुझे पता है कि ऐसा होता है और होता रहेगा, बट स्टिल आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाना, आपको बरगलाना, यही काम है इनका, सुबह शाम दिन रात। इनके पास दान दक्षिणा आती रहे,
इनके भंडारे भरते रहें और ये बड़े से और बड़े होते रहें और घमंड इनका दिन रात बढ़ता रहे, पावर इनकी दिन रात बढ़ती रहे, यही लोग चाहते हैं। और कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे वीडियो बनाने से अगेन क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एटलीस्ट जो मेरे मन में बात है, जो मेरे मन में भड़ास है, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो तो आप तक पहुँचेगी कि प्लीज़ इस तरह के लोगों को मानना, उनकी बातें सुनना, उनके प्रवचनों में जाना, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके परिवार से कोई जाता होगा, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये ना ही आप अपने इस प्रेजेंट जनरेशन को खत्म कर रहे हैं, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स का साइंटिफिक इंटेलेक्ट जो बन सकता था, उसका भी पूरा सत्यानाश कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते जाओ। निश्चित है कि फाल्ट दिमाग में शुरू होगा। बहुत से देश ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं और हमारा भारत ऐसा है जो गली नुक्कड़ पे तो ठीक है, महाकुंभ की एक चाय की छपड़ी पर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में साधन तो हैं पर साधना नहीं है। हमारे भारत के पास साधन भी जुट रहे हैं और साधना नहीं। एक सीन याद आ रहा है स्वदेश मूवी का, अगर आपने देखी हो, शाहरुख खान वाली स्वदेश मूवी, जिसमें बोलते हैं कि जब भी हम कहीं दबने लगते हैं तो हम अपने संस्कारों का आड़ ले लेते हैं कि हमारे पास वो है जो किसी और के पास नहीं है। अगर आपने नहीं देखी है वो मूवी तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट सीन एटलीस्ट, कि जिसमें वो बोलते हैं कि आप दूसरे देशों से compete करना चाह रहे हैं, चाइना से compete करना चाह रहे हैं, यूएसए से, रशिया से या दूसरे और देशों से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो आप सेम लेवल फील्ड पर compete करने की कोशिश कीजिए। आप वहाँ पर इमोशंस मत घुसेड़ दीजिए कि हमारे पास तो संस्कार है, परंपरा है, दिस एंड दैट। वो आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं देगा। फ़ायदा जो देगा आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसी से किसी देश की प्रगति होती है, उसी से नई टेक्नोलॉजीज बनती हैं, उसी से देश में रोजगार आता है, उसी से देश में संपन्नता आती है, ये हम सबको पता है। अगर कोई इस बात को नकारता है तो उसे उसी क्षण सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए, कार में बैठना बंद कर देना चाहिए, इंटरनेट का उपयोग करना, मोबाइल का यूज़ करना, जितनी भी चीज़ें, बिजली का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये भी सब साइंटिफिक डेवलपमेंट से, साइंटिफिक इंटेलेक्ट से हुआ है, जब किसी इंसान ने सोचा कि मैं कुछ नया करूं। हमारे देश में नहीं हुई अधिकतर चीज़ें क्योंकि हमारे देश में साइंटिफिक इंटेलेक्ट अभी नहीं है, बट उससे पहले जब एक समय पर था, तब हम उस समय पर हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के फोर फ्रंट पर थे। हमसे आगे कोई और देश नहीं था, पर इस चीज़ का सत्यानाश, बेड़ा गर्क हम ही लोगों ने किया है अपने दिमाग में कूड़ा भर भर के। रिक्वेस्ट मेरी आपसे हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से इस तरह के लोगों को देखना छोड़ दीजिए। और अगर देखना है तो कुंभ में तो बहुत तेरे टाइप के लोग हैं, आईआईटी बाबा से लेकर, अनाज वाले बाबा से लेकर, एक हाथ वाले बाबा से लेकर, बहुत तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग वहाँ पर आपको अतरंगी एंटरटेनमेंट वाले लोग मिलेंगे, उनको देखिए, मज़ा लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है तो आज से ही इस प्रकार के लोगों की बातें सुनना, उनकी बातें मानना, उनके पंडालों में, उनके प्रवचनों में जाना नहीं सिर्फ खुद बंद कीजिए, और अगर आपके परिवार में से, दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से कोई जाता है तो उसको भी थोड़ा चेताइए, संभालिए और अपने अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक इंटेलेक्ट डेवलप करने की कोशिश कीजिए। पर यहाँ पर एक और बात करनी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के हादसों को होने से कैसे रोका जा सकता है। ऑफ कोर्स इस वीडियो से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट एटलीस्ट वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन एक्चुअली एजुकेट ईच अदर, और ताकि एटलीस्ट हम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट वो तो एजुकेट होंगे, वो तो अवेयर होंगे कि हाँ आगे इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो उनसे किस तरह से बचा जाए, क्योंकि ना ही ये पहला हादसा था और ना ही आखिरी। तो सबसे पहला इसका उपाय हो सकता है भीड़ प्रबंधन को और बेहतर बनाना, क्राउड मैनेजमेंट को थोड़ा बेहतर करना। कुंभ में जितने लोग प्रवेश कर रहे हैं उनको RFID बैंड दिया जाए ताकि उनकी एंट्री और एग्जिट ट्रैक की जा सके। जैसे हर बड़े बड़े कॉन्सर्ट में इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, वैसे ही इतने बड़े आयोजन में इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए थी कि अगर भीड़ भाड़ वाली स्थिति, स्टैम्पीड होने वाली स्थिति बने तो लोग निकल सकें, एटलीस्ट कुछ लोग तो बच सकें। पुलिस पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है इस तरह के आयोजनों को मेंटेन करने की और रेगुलेट करने की। तो पुलिस के साथ साथ
ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो सेना में हो या प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हों, उनको भी तैनात किया जाए, ताकि जैसे ही भीड़ एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा बढ़े, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको डिसिपेट किया जा सके, अलग-अलग किया जा सके। अधिकतर इस तरह की जगहों में जो अस्थायी पुल होते हैं, टेम्परेरी पुल होते हैं, वो भार नहीं सह पाते, वही गिर जाते हैं और उससे लोग दब के मर जाते हैं। तो इस तरह के आयोजनों में अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी वो ज़रूर चेक होना चाहिए, डबल चेक, ट्रिपल चेक होना चाहिए और उस लोड बेयरिंग कैपेसिटी तक ही वहाँ लोगों को एंट्री दी जाए, अदरवाइज एंट्री बैन कर दी जाए। ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर हमारे देश को मार रहा है अंदर तक। तो वीआईपी कल्चर, वीवीआईपी कल्चर खत्म हो। किसी भी नेता को, किसी भी अभिनेता को, राजनेता को, किसी भी और छोटे बड़े सेलिब्रिटी को अगर स्नान करना है तो उन्हें उसी घाट पर स्नान करना होगा, उनके लिए अलग से वीआईपी घाट ना बनाए जाएं। अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी और सेम घाट पर स्नान करें, वरना ना करें और सभी लोगों के साथ करें और वीआईपी कल्चर को खत्म करें। अगर मेले में इस तरह के लोग आ रहे हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो उन बयानों को वहीं पर सेंसर किया जाए ताकि वो बयान उससे आगे जा ही ना पाए। उन्हीं तरह के बयानों को आगे जाने देना जो लोगों की भावनाओं को ना भड़काएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को खुद समझना होगा कि जहां पर करोड़ों लोगों की भीड़ जा रही है, वहां पर क्या आपका उस समय पर जाना जरूरी है। यहाँ पर किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। कुंभ मेला हमारी आस्था का प्रतीक है, आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप मानते हैं कि आपको समय पर गंगा में स्नान करना चाहिए। बट ये आपको जरूर देखना होगा कि ये गंगा स्नान आपकी जान से ज्यादा है या कम है, या आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर आपको वहां पर स्नान करने का मौका नहीं मिला तो आपको इसके बाद कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये सच में हो सकता है कि अगर इस तरह की भीड़ भड़का और हो गया तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी स्नान भी हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और इस तरह के लोगों के बयानों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में मैं यही बोल सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। वैसे ये कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, बट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि जिनको पता नहीं है उनको आगे पता चले और हम इस तरह की चीज़ों को और दोबारा होने से रोकें। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।